नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम सीरीज और प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे और सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में हमने समांतर श्रेणी कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको आप जीपी भी बोल सकते हैं। जीपी समांतर श्रेणी एपी होता है और गुणोत्तर श्रेणी जीपी होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम आज पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, जैसे नाम से पता लग रहा है, गुणोत्तर मतलब इसमें गुणा से संबंधित कोई सीरीज होगी, है ना। समांतर मतलब हमने पीछे वाली समांतर श्रेणी पढ़ी थी, मैंने बताया था नाम से पता लगेगा। समांतर मतलब जहां पे पदों का अंतर जो है वो समान हो। गुणोत्तर का मतलब जहां पे पदों का जो गुणा है वो सेम संख्या से हो रहा हो, या ऐसे भी कह सकते हैं जहां पदों का अनुपात क्या है, समान हो, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें क्रमागत पदों का अनुपात सदैव बराबर होता है। क्रमागत यानी चाहे आप पहला दूसरा ले लो, चाहे दूसरा तीसरा पद ले लो, चाहे तीसरा चौथा ले लो, क्रम से आने वाले कोई भी दो पदों का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो वो अनुपात हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। उसको हम कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एक सीरीज ली, ये एक सीरीज चल रही है। तो अगर आप ये देखें कि दूसरे पद का और पहले का, है ना, हमेशा ध्यान रखें आगे वाले पद में का पहले वाले पद से अनुपात देखेंगे जब भी हम गुणोत्तर। हालांकि आप देख उल्टा भी सकते हैं, इसका इससे भी देख सकते हैं, इसका इससे भी देख सकते हैं, ठीक है। हमेशा बराबर ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए गुणोत्तर श्रेणी में आप हमेशा आगे वाला पद बट्टा पीछे वाला पद करेंगे। जैसे समांतर श्रेणी में आगे वाले पद में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, अनुपात देखेंगे। अनुपात का मतलब होता है हम इनको बट्टे में लिख के देखेंगे। जैसे 12/3 करें तो क्या आएगा, 4/1। इसको सरल कर दें हम, ठीक है, तो 4/1 आ जाएगा। मतलब इस पद का और इस पद का अनुपात क्या है, 4:1, 4:1, ठीक है। अगर मैं इसका और इसका देखूं, आगे वाले दो का, यानी 48/12 करके देखें तो भी क्या आ रहा है, 4/1 आ रहा है। अगर आप 192/48 करके देखें, इन दोनों का अनुपात देखें तो ये भी क्या आ रहा है, 4/1। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुपात है वो हमेशा दो क्रमागत पदों का अनुपात 4:1, 4:1, 4:1 बना हुआ है। इस तरह की जो श्रेणी होती है वो आप कह सकते हैं कि कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये जो अनुपात होता है दो पदों का, आगे वाला पद बट्टे पीछे वाला पद, ये जो होता है आपका, ये अनुपात कहलाता है आपका सार्वनुपात। इसको हम बोलते हैं सार्वनुपात, और इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। और इसको शो करते हैं हम स्मॉल r से। ये क्या होता है, ये होता है आपका Tn/Tn-1, यानी n नंबर का पद बट्टे उससे एक कम वाला पद, यानी उससे पीछे वाला पद। तो अगर आप जनरली निकालना चाहें r तो आप T2/T1 कर सकते हैं, T2/T1 मतलब दूसरा पद बट्टे पहला पद, या फिर आप T3/T2 भी कर सकते हैं, या फिर आप T4/T3 भी कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, और इसीलिए ये क्या कहलाती है, आपकी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक पद जो है वो समान संख्या से गुणा या भाग होता है। जैसे यहां पे ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, ये सारे 4 से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहे हैं। तो ये जो आपका 4 है ये इस श्रेणी का क्या है, सार्वनुपात है। समझ पा रहे हैं आप, ये इसका सार्वनुपात या कॉमन रेशियो, यानी ये r की वैल्यू हो गई आपके लिए, ठीक है। अब देखिए ये r की वैल्यू कभी तो 1 से बड़ी आ जाती है, ठीक है, कभी 1 से छोटी आ जाती है, और कभी ये -1 से +1 के बीच में या 0 से 1 के बीच में भी आ जाती है।
ठीक है, तो आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि गुणोत्तर श्रेणी जो है वो किस प्रकार से चलेगी। फॉर एग्जाम्पल इस सीरीज के लिए आर की वैल्यू 4 है ना, हमने क्या किया, दूसरा पद बट्टे पहला पद किया तो 4 आ रहा है, 12/3 4 आएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे r ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक और सीरीज ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए 128 दे दिया, उसके बाद 64 दे दिया, उसके बाद मान लीजिए आपका 32 दे दिया, उसके बाद मान लीजिए 16 है। इस तरह से एक और सीरीज है। ठीक है, अगर इसके लिए r निकालेंगे तो 64/128 करेंगे, और 64/128 1/2 हो गया। आपको सबको पता है जिस भिन्न का या जिस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो अगर अंश से बड़ा है तो वो 1 से छोटी है। इसका मतलब इसके लिए r क्या है, लेस देन 1 है, r की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, लेकिन 0 से बड़ी है, ध्यान रखिए 0 से बड़ी है। एक और लेता हूं मैं सीरीज, मान लीजिए आपको दिया गया 4 -8 + 16 -32, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को इसके लिए r कैलकुलेट करेंगे तो -8/4 -2 आया क्या, और माइनस की जो नंबर है वो 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये जो r था ये 1 से छोटा था लेकिन 0 से बड़ा था। ये क्या है आपका, ये 0 से भी छोटा है, 2 जो है -2 वो 0 से भी क्या है, छोटा है। जब आपकी संख्याएं जो r है वो 1 से बड़ा होगा तो सीरीज रैपिडली इंक्रीज होती हुई जाएगी। ठीक है, ध्यान दें, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो सीरीज जो है वो इंक्रीज होती हुई जाएगी। देखिए बढ़ रहा है 3 12 48 है ना। जब r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो सीरीज आपकी घटती हुई चलेगी, जैसे ये कम होते हुई जा रही है। ठीक है, और जब आपकी r की वैल्यू जो है वो 0 से भी छोटी हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होता है कि एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से चलती है। तो ये जो सीरीज है ये आप छोटी बड़ी नहीं कह सकते कि बढ़ रही है या घट रही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप की सीरीज आपको गुणोत्तर श्रेणी में देखने को मिल सकती है, 3 तरह की सीक्वेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य रूप। सामान्य रूप में कोई भी गुणोत्तर श्रेणी किस फॉर्म में रहेगी, तो देखिए मान लेते हैं कि ये किसी गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं। ठीक है, पदों को हम हमेशा t से दिखाते हैं, t4 टर्म हो गया ना, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ऐसे मान लीजिए कितने पदों की गुणोत्तर श्रेणी है, n पदों, n पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो पहले पद को हमेशा हम a से दिखाते हैं ना, स्मॉल a से, ये पहले भी पढ़ा हमने, पहले पद को हम हमेशा स्मॉल a से दिखाते हैं। अब देखिए T2/T1 क्या होता है, r ही होता है क्या, इसका मतलब T2 जो होगा वो r × T1 होना चाहिए, या मैं कह सकता हूं r × a होना चाहिए, r × a होना चाहिए। तो ये होगा आपका a × r। ठीक है, अब देखो अगर ये संख्या r से गुणा हो रही है तो हर संख्या r से गुणा होती हुई चलेगी। ठीक है, हर संख्या r से गुणा होगी क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में समान संख्या से गुणा होते हुए चलती है संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगली जो टर्म है वो वापस r से गुणा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, ar²। ठीक है, इससे अगली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, ar³, मतलब r की पावर जो है वो बढ़ती रहेगी, r जो है उससे गुणा होती जाएगी टर्म, है ना। अब आप बताइए इन टर्म्स को ऑब्जर्व करके या इनको देख के क्या हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे पहला पद जब हमने लिया तो r की कोई पावर नहीं है, एक्चुअल में r की पावर जो है वो क्या है, 0 है। किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है तो r की पावर 0 है यहाँ पे, यानी 1 है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये a × 1 है। अगर दूसरे में देखें तो r की पावर कितनी है, 1 है। तीसरे पद में r की पावर कितनी है, 2 है। चौथे में r की पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पद का नंबर है उससे 1 कम है पावर। ठीक है, और a सब के अंदर कॉमन है, a तो सब में आ ही रहा है, तो यहाँ पे a तो आएगा ही आएगा। अब पद का नंबर कितना है, n, इसका मतलब पावर जो आएगी r की वो कितनी आएगी, n से 1 कम आएगी। तो nवां पद जो होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। इसका मतलब हमें यहां से गुणोत्तर श्रेणी का या जीपी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला मिल गया। nवां पद Tn क्या होगा, a × r⁻n - 1। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, nवें पद का फॉर्मूला ध्यान रखें, n नंबर जो होता है पद का वो स्टार्टिंग से होता है, हमेशा स्टार्टिंग से होता है, बीच में से नहीं होता है। यहां से गिनेंगे तो इस पद का नंबर n नहीं होगा, n-2 होगा। अगर 4 नंबर से गिनेंगे तो n-3 होगा, ठीक है, n नंबर नहीं होगा फिर इसका। यहां से गिनेंगे तो ये nवें नंबर पे आएगा, ठीक है। तो nवां पद हमेशा स्टार्टिंग से काउंट किया जाता है, जोड़ भी n पदों का हमेशा स्टार्टिंग से काउंट होता है। ये पहले मैं आपको समांतर श्रेणी में भी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, a इंटू आर की पावर n-1। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जीपी के प्रथम n पदों का योग। जैसे हमने एपी के प्रथम n पदों के योग के फॉर्मूला बनाया था, वैसे इसके योग का भी फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि भाई कोई जीपी है मेरे पास, a है, AR स्क्वायर है, सॉरी AR है, AR स्क्वायर है, AR क्यूब है, ये कोई जीपी है मान लो, और AR की पावर n-1, ये n पदों की कोई जीपी है। मुझे इन सभी पदों का जोड़ करना है, जोड़ करना है मतलब मुझे इनको प्लस करना है, ठीक है। तो मैं कॉमा हटा के इनको प्लस कर दूंगा, ठीक है। ये सीक्वेंस से बन जाएगी सीरीज, जैसे हम प्लस करते हैं ये सीरीज बन गई। मान लेते हैं कि इन सभी पदों का जो जोड़ है वो Sn है, सभी पदों का जोड़ क्या है, Sn है। अब मैं क्या करूंगा, इस जीपी को मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, दोनों तरफ इसको r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर r से मल्टीप्लाई किया तो r इंटू Sn, ये बनेगा a इंटू आर, है ना। मैं इसको यहां रख देता हूं, a इंटू आर बनेगा, ठीक है। मैंने यहां नहीं लिखा, एक पद छोड़ के लिखा, ठीक है। अगला पद जो था दूसरा, इसको मैंने r से गुणा, ये r स्क्वायर बना तो मैं r स्क्वायर के नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। तो ये AR स्क्वायर बन गया, ये वाला यहां आ गया, ये AR क्यूब बनेगा, ये AR क्यूब बनेगा। अगला AR की पावर 4 बनेगा, ठीक है। अब देखो ये जो लास्ट टर्म होगी ये इससे आगे चली जाएगी एक टर्म, है ना। ये a इंटू एक r से और मल्टीप्लाई हो गया तो जो एक कम पड़ रही थी पावर वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब a इंटू आर की पावर n हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए, यानी इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पहली इक्वेशन में से दूसरी माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इधर क्या बना, इधर बना Sn में से r इंटू Sn माइनस कर दिया। अब a के नीचे तो कुछ है नहीं तो a का तो a आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर बचेगा आपका a इंटू आर की पावर, ये भी कट जाएगा ना, इसके नीचे जो टर्म आएगी वो भी इससे कट जाएगी, ये बचेगा, और ये बचेगा किसका, माइनस का, है ना। तो इधर बचा आपका माइनस a इंटू आर की पावर n, ये इस तरीके से बचेगा। केवल ये एक टर्म बचेगी, क्योंकि इसके जैसी टर्म इसके नीचे आएगी ना तो वो इससे कट जाएगी, ठीक है। इसके जैसी इसके ऊपर आएगी वो कट जाएगी, ये लास्ट वाली टर्म अकेली है, इसके ऊपर कुछ है नहीं तो ये बच जाएगी, तो ये माइनस का बचेगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से Sn कॉमन ले लेता हूं तो ये बना आपका 1 माइनस आर। यहां से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है। इस 1 माइनस आर को इधर लाके भाग दे दें तो Sn बराबर क्या निकल के आएगा, a इंटू ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा Sn का, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो ऊपर नीचे 1 माइनस आर ही होता है, बस इस r के ऊपर n लगा हुआ होता है और a बाहर मल्टीप्लीकेशन में होता है, ये ध्यान रखें। अब देखो क्या हुआ कि ये जो सीरीज है इसमें से मैंने इसको घटाया, इसमें से मैंने इसको घटाया, अगर इसमें से इसको घटा लेता तो ये जस्ट उल्टा आता, देखो क्या आता, अगर इसमें से ये घटाते तो ये 1 माइनस आर की जगह r माइनस 1 आता, और इधर क्या होता, r की पावर n माइनस 1 आता। यानी इसका दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम इसमें से ये घटाते तो Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1, ऐसे भी आ सकता था। और ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं और दोनों का ही यूज होता है, ठीक है। हालांकि है दोनों एक जैसे ही, आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहां से अगर माइनस कॉमन निकाल लें इस ब्रैकेट से
और इससे भी माइनस कॉमन निकाल दें तो ये इस तरह का ही बन जाएगा बिल्कुल फॉर्मूला, है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे से, तो आप इससे भी ये बना सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप करेंगे इसको इसमें से घटा के भी ये बना सकते हैं ना, उल्टा सीधा दोनों तरफ से फॉर्मूले बन सकते हैं दोनों काम के। देखो हुआ क्या, यहाँ पे हमने इस सीरीज में से ये घटाया, जनरली हम क्या करते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं ताकि आंसर नेगेटिव ना जाए ना, तो यहाँ पे हमने इस सीरीज को ग्रेटर माना, इसको लोअर माना। अब ये सीरीज इससे ग्रेटर तभी हो सकती है क्योंकि ये r से मल्टीप्लाई हो रही है ना, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, मान लो 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, तो फिर ये वैल्यू बड़ी जानी चाहिए ना, ये जोड़ जो है ये इससे तो बड़ा ही आएगा नीचे वाला, तो फिर तो ये उल्टा हो जाता। इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाली में से नीचे वाली तभी घटेगी या तभी हम नीचे वाली को छोटा मानेंगे ऊपर वाली से जब r की वैल्यू 1 से क्या हो, छोटी हो। जैसे मान लो 1/2 हो तो SN हो जाएगा, ये 1/2 SN हो जाएगा, तो ये तो इससे छोटा हो गया ना दूसरे वाला पहले वाले से, तो फिर अपना घटाना ठीक हो जाएगा। अगर ये 2 हो जाए r की वैल्यू यानी 1 से बड़ी हो जाए तो फिर ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा, फिर हमें ऐसे घटाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि अगर ये फॉर्मूला यूज करें यानी इसमें से ये जब घटाया हमने, तो हमें ये फॉर्मूला सही करने के लिए हमें r की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इस फॉर्मूले के लिए r की वैल्यू लेस देन 1 लेनी पड़ेगी ताकि नीचे वाला जो जोड़ है या r इंटू SN है वो SN से छोटा है, ठीक है। और इस फॉर्मूले में हमने ऊपर वाली घटाई है, नीचे वाली मतलब नीचे वाली बड़ी रखनी है। ये बड़ी तब होगी जब r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले काम में आते हैं। जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ये वाला काम में आता है। याद कैसे रहेगा, जब r की वैल्यू 1 से छोटी है तो r 1 में से घटता है, और जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो r में से 1 घटता है, यानी बड़े में से छोटा घटता है हमेशा, है ना। तो आप देख लो अगर 1 माइनस r है मतलब r छोटा है 1 बड़ा है, ठीक है। अगर r माइनस 1 है इसका मतलब r बड़ा है 1 छोटा है। तो इस तरह से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले, हालांकि आप किसी का भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में दोनों में से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों बड़ा है क्यों छोटा है, हम इसको ऐसे क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने एक सीरीज ली थी, मान लीजिए ये एक सीरीज ली हमने, इस तरह से जा रही है, और एक सीरीज हमने उल्टी ली इस तरीके से, क्लियरली मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 2 है और यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो क्या है 1/2, आप निकाल के देख सकते हैं। यानी इसके लिए जो r है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, और इसके लिए जो r है वो 1 से छोटा है, और यह मान सकते हैं 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से 1 के बीच में। ये जो 0 से 1 वाली सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, देखिए ध्यान से देखें, इस तरह की जो सीरीज होती है अगर मैं उसको मान लूं कि ये भाई इनफाइनाइट पे जाके एंड हो रही है, यानी ये इसका कोई एंड नहीं है, ये चलती जा रही है, तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि वैल्यू जो है वो बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब जो लास्ट टर्म आएगी tn वो लगभग कहाँ पहुंच जाएगी, वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इस सीरीज के सभी टर्म जो है यानी जो इनफाइनाइट वाला पद है वो लगभग इनफाइनाइट के बराबर ही होगा, तो मैं ऐसे कहूं कि इस सीरीज के सभी पदों का योग बताइए, तो 100% आप सीधा कहेंगे कि इस सीरीज के सारे पदों का जोड़ क्या है, इनफाइनाइट ही है। अगर इसमें इनफाइनाइट पद मान ले हम तो इसके सारे पदों का योग जो है वो क्या है, इनफाइनाइट ही है, ठीक है। अगर मैं इस वाली सीरीज की बात करूं, इस वाली सीरीज की, ये घटती हुई जा रही है भाई, घटती हुई जा रही है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर पे जाके कोई टर्म आ रही है, यानी बहुत आगे जाके या इनफाइनाइट नंबर पे जाके कोई टर्म आ रही है जिसको मैंने टी इनफाइनाइट बोला। ये जो टर्म आएगी ये एक्चुअल में क्या होगी, बहुत छोटी होगी, है ना, बहुत छोटी होगी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। देखो ये छोटी होती जा रही है ना, तो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से, मान लो 2 6 ऐसे आ गया कुछ, है ना, कुछ भी आ गया मान लो। ये लगभग 0 है क्या कैलकुलेशन के हिसाब से, जो अपनी डेली रूटीन या जो डेली लाइफ की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये लगभग क्या है 0। हमें इतना अप्रोक्सीमेट होने की जरूरत नहीं होती है। क्या ये लगभग 0 है क्या, ये लगभग 0। इसका मतलब ये हुआ
कि ऐसी सीरीज जिसमें आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ध्यान दीजिए, ऐसी सीरीज जिसमें आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, वो लास्ट में लगभग कहां पे जाके खत्म होती है, 0 पे जाके खत्म होती है ना। लगभग लास्ट टर्म क्या हो जाती है उनकी, यानी इनफाइनाइट वाली टर्म लगभग क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से उनका जो जोड़ है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, उनका कुछ फाइनाइट जोड़ आएगा ना। भाई इनफाइनाइट तो हुआ ही नहीं ना, कहीं पे कोई टर्म इनफाइनाइट तो हुई नहीं, तो आप जोड़ करेंगे तो कुछ संख्या आएगी, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। इसमें तो टर्म ही इनफाइनाइट होगी, तो इनफाइनाइट में आप कुछ भी जोड़ दो वो तो इनफाइनाइट ही बना हुआ रहेगा। लेकिन ये जो है ये तो 0 हो गई लास्ट में जाके, ये इनफाइनाइट नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट जो है आपकी, इसका जोड़ जो है वो इनफाइनाइट नहीं होगा। तो ये जो सीरीज है आपकी, ये आपकी कहलाती है कन्वर्जेंट जीपी। या कन्वर्जिंग मान लीजिए, कन्वर्जिंग जीपी। और ये जो सीरीज है ये कहलाती है आपकी नॉन कन्वर्जिंग। कन्वर्ज होने का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। एक्सपेंशन का उल्टा होता है कन्वर्ज, ठीक है, कन्वर्जन होना। एक्सपेंड मतलब फैलना, एक्सपेंड मतलब फैलना होता है, एक्सपेंशन का उल्टा होता है कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन क्या होता है, सिकुड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी सीरीज है जो इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। और ये ऐसी सीरीज है जो किसकी तरफ जाएगी, जो इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू लगातार बड़ी होंगी, इसकी वैल्यू लगातार छोटी होती जाएंगी। तो इसका जोड़ जो है वो फाइनाइट होता है, इसका जोड़ इनफाइनाइट होता है। तो जब भी आपसे एग्जाम में अनंत गुणोत्तर श्रेणी पूछी जाए, यहाँ पे हमने पदों की संख्या कितनी मानी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी हमेशा इस फॉर्म में होगी। अच्छा, इस फॉर्म में होने का मतलब ये नहीं है कि यही होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही होगी, 1/2 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो इनफाइनाइट सीरीज है वो आपको हमेशा ऐसी दी जाएगी जिसके लिए आर की वैल्यू क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो। आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, हमेशा ऐसी दी जाएगी ताकि उसका जोड़ आप क्या कर सकें, निकाल सकें। इसका क्या यूज होता है वो अभी हम देखेंगे। पहले मैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसकी वो मैं बता देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अनंत गुणोत्तर श्रेणी या इनफाइनाइट जीपी। तो सबसे पहली कंडीशन इसकी कि इसके लिए जो आर है वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। मतलब आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, ये आपको पहली चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अनंत पदों का योग एस इनफाइनाइट क्या होता है, तो ये होता है a/1 - r, a/1 - r। ये इसके अनंत पदों का, क्योंकि पदों की संख्या अनंत होगी इसमें, इसलिए a/1 - r जो है वो क्या होगा आपका, इसके पदों की संख्या। और इसका nवां पद जो होगा, यानी इनफाइनाइट नंबर पे आने वाली जो टर्म होगी वो लगभग क्या होगी, 0 होगी। लगभग क्या होगी, 0 होगी। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये तो हमें पता लग गया 0 कहां से आया, मैंने बताया था अभी आपको। ये कहां से आया या फिर ये भी कहां से आया, ये दोनों हम जो अपने जनरल फॉर्मूले उनसे भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, हमने पढ़ा था भाई Sn बराबर होता है a × 1 - r की पावर n/1 - r। इससे भी हम ये निकाल के देख सकते हैं कि यही बन रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे r की वैल्यू 1 से छोटी है क्या, 1 से छोटी है, इसलिए मैंने फॉर्मूला ये वाला लिया है। अगर बड़ी होती है तो r की पावर n-1/r-1 वो वाला लेते, दूसरे वाला, ठीक है। आप ये बताइए कि r जो है वो 1 से छोटा है। मान लीजिए कि r 1/2 है, r क्या है, 1/2 है। अगर मैं इस फॉर्मूले में रख के देखूं एक बार, r की जगह मान लो मैंने 1/n लिख दिया, 1/2 लिखा। n क्या है, पदों की संख्या, क्योंकि अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, इसका मतलब पदों की संख्या अनंत है, उसमें वो कहीं पे खत्म ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा। अपॉन में क्या आएगा, 1 - r। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/2 की पावर अगर इनफाइनाइट है, तो अगर मैं 2 को ऊपर लेके जाऊं तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट। जब भी हम
ऊपर लेके जाते हैं अंश में से हर में, तो पावर जो है वो उसका निशान बदल जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। तो 2 को ऊपर लेके गए, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही आता है, तो 1 को तो छोड़ दो, 2 को ऊपर लेके गए तो माइनस हो गया ना, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन क्या हो गया 1 माइनस आर। और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर माइनस इनफाइनाइट जो होती है उसका मतलब होता है लगभग 0। तो ये वैल्यू लगभग क्या हो गई 0। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो ये बचा a इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, और 1 माइनस 0 का मतलब 1 ही हो गया, इसका मतलब ये क्या बचा a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला था अपना, ये यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। जो r की पावर n है जो है ना, वो लगभग क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से सॉरी 0 हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, तो इस वजह से इस टर्म को हम हटा भी सकते हैं। आप जनरल भी देख सकते हैं ना, 1/2 की पावर जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं उसकी वैल्यू वैसे वैसे कम होती है हमेशा, है ना। जैसे 1/2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये 1/4 होगा, ये 1/2 से कम होगा। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो ये और कम होगा। अगर इसका आप पावर जो है वो 4 करेंगे तो और कम होगा। 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि आप उनकी पावर जब जब बढ़ाएंगे वो वैल्यू एक्चुअल में उनकी कम होती जाएगी, है ना। कम होती जाएगी तो लास्ट में जाके 0 हो जाएगी, है ना, इनफाइनाइट पावर पे जाके 0 हो जाएगी। इस वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपका इतना ही बचेगा केवल। ठीक है, ये जो टी इनफाइनाइट है, देखिए टी एन क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 है ना। अगर मैं n की जगह इनफाइनाइट कर दूं, ध्यान दीजिए, n की जगह अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो ये r की पावर इनफाइनाइट माइनस 1, इनफाइनाइट में से 1 कम करो तो इनफाइनाइट ही बचेगा। अब चूंकि r जो है वो 1 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, फिर से क्या हो गया a इंटू 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, और ये फिर से 0 हो जाएगा, तो a इंटू 0 लगभग 0 हो गया, ये फिर से क्या आ जाएगा 0। तो इनफाइनाइट नंबर की जो टर्म है वो क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों से भी, जनरल फॉर्मूलों से भी ये दोनों आप डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीपी में संख्या एज्यूम करना या मानना। अपनी तरफ से आप कैसे एज्यूम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 3 संख्याएं जीपी में है, 4 संख्याएं जीपी में है, उनका गुणा इतना, उनका जोड़ इतना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एपी में भी आया था, एपी में भी मैंने आपको मानना बताया था कि किस तरीके से मानेंगे। तो अगर जीपी में आपको मानना है तो आप किस तरीके से कहेंगे। पहले तो सम संख्या में अगर आपको पद मानने हो तो आप किस तरीके से, सम संख्या में, सॉरी विषम, पहले विषम में ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। विषम संख्या में पद मानने हो तो आप किस तरीके से मानेंगे। विषम पद मतलब जैसे आपको 3 पद मानने हो, 5 पद मानने हो, या 7 पद मानने, 7 टर्म माननी है आपको इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए आपको 3 पद मानने हैं या 3 टर्म्स माननी है जीपी में, तो आप किस तरीके से मानेंगे। बीच वाली टर्म्स आप m मान लीजिए, बीच वाली टर्म m मान लीजिए, इससे पीछे वाली m/r मान लीजिए या m/k मान लीजिए, और इससे आगे वाली mk मान लीजिए। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक टर्म m/k मान ली, इसको k से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा और इसको k से गुणा करते ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो r है वो एक्चुअली में हमने क्या माना है, k माना है। जैसे वहां पे हम क्या मानते थे, वहां पे हम मान रहे थे एपी में ये m था तो ये m माइनस k था, ये m प्लस k था। ठीक है, तो वहां पे जब हम जोड़ते हैं तीनों पदों को तो k कट जाता है और केवल m बचता है और m की वैल्यू निकल जाती है। यहाँ पे क्या होगा, जब आप तीनों को गुणा करेंगे, देखो इसको इसको और इसको गुणा करेंगे तो k कैंसिल आउट हो जाएगा और m की वैल्यू निकल जाएगी। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 टर्म मानेंगे। जैसे आपको 5 माननी हो, 5 टर्म आपको माननी हो तो आप क्या करेंगे, बीच वाली टर्म को m मानेंगे। अब 2 इससे पीछे, 2 इससे आगे, तो इससे पीछे वाली क्या मानेंगे m/k और उससे पीछे वाली m/k का स्क्वायर, और ऐसे ही आगे वाली m/k और m/k का स्क्वायर। ये 5 टर्म मानेंगे। ऐसे 7 माननी है तो बीच वाली 7, इधर 1 और बढ़ा दो, इधर 1 और बढ़ा दो। ठीक है, तो 7 भी मान सकते हैं इस तरीके से। दूसरा है सम संख्या में पद। सम संख्या में पद कैसे मानने हैं, जैसे मान लो आपको 4 पद मानने हैं। 4 पद कैसे मानेंगे,
बीच वाला पद मानेंगे m/k और m/k, हमेशा बीच में दो पदों से स्टार्ट करेंगे। अब इधर वाला जो पद है आपका वो m/k² नहीं मानना है, k का क्यूब मानना है, ठीक है। और इधर वाला भी m/k³ मानना है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हुआ, इससे अगर ये लाना है तो आपको इसको k² से गुणा करना है, तो फिर पीछे वाला भी जो है वो इसको k² से गुणा करने आना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, k² से गुणा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो सार्वअंतर होता है, जो r होता है वो क्या होता है, k² होता है, सार्वनुपात सॉरी, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होता है वो k² होता है, और उसमें क्या होता है, k होता है ना, ठीक है। तो हमेशा बीच वाली टर्म से स्टार्ट करके इस तरीके से आप k² जो है वो डिवाइड करते जाए और गुणा करते जाए, है ना। अब जैसे मान लो आपको 6 पद मानने हैं, आपको 6 टर्म्स माननी है, तो क्या करेंगे, बीच में m/k और m/k मान लेंगे। अब उधर 2 और बच गए, इधर 2 बच गए, टोटल 6 करनी है ना। तो ध्यान दीजिए k² मतलब 2 पावर बढ़ानी है k की, और फिर 2 बढ़ानी है। इधर भी ऐसे ही करना है, इसमें 2 पावर बढ़ानी है और फिर 2 और बढ़ानी है। इस तरीके से मानेंगे जब भी आपको सम संख्या में पदों की संख्या माननी है, ठीक है। तो ये अज्यूम करने का तरीका हो गया, ये अपना इस नेक्स्ट पॉइंट था 4th नंबर, ठीक है। देखिए अगर 3 संख्याएं ए बी सी जीपी में हो तो इन पे एक कंडीशन अप्लाई होती है, क्या, देखिए ए बी सी अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो निकालता हूं मैं। कॉमन रेशियो क्या होता है, आगे वाला पद बट्टे पीछे वाला पद, यानी b/a होगा, और या मैं ऐसे भी कह सकता हूं c/b होगा। और चूंकि दोनों ही कॉमन रेशियो तो बराबर होनी चाहिए, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो b² बराबर क्या मिला, ac, और b बराबर क्या मिला, √ac। तो या तो ये और या ये, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन आपको दिखती है एग्जाम में, क्वेश्चन में ये इन दोनों में से एक भी कंडीशन दिखती है, कंफर्म मान के चलिए तीनों संख्याएं क्या है, एक दूसरे से जीपी में है, और बी बीच में आएगा ना, ए बी सी क्रम वो ही रहेगा, ठीक है। ऐसे भी ले सकते हैं, सी बी ए भी ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं, लेकिन बी बीच में रहेगा, कंफर्म है ना, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन दी है तो इसका मतलब संख्याएं क्या है, जीपी में है, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम आगे गुणोत्तर माध्य पढ़ेंगे, ठीक है। गुणोत्तर माध्य में इस टॉपिक यानी इसके साथ नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। सारी जो अपनी एपी जीपी जब ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी, एचपी तीनों होने के बाद में जब सारी सीरीज हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको तीनों माध्य करवा दूंगा, एएम जीएम और एचएम। फिलहाल मैं यहाँ पे जीएम नहीं पढ़ा रहा हूँ, यानी गुणोत्तर माध्य आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वो बाद में एक साथ एक वीडियो में पढ़ेंगे हम, ताकि ज्यादा क्लियर हो अपने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए आपको कोई सीरीज दी हुई है AR² AR³ और AR⁻n-1, ये n पदों की आपको एक जीपी दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसकी कोई भी पावर करते हैं, जैसे मान लो आप इसका क्यूब कर दें ना, सारी टर्म्स का क्यूब कर दें, इस तरीके से आप सारी टर्म्स का क्यूब कर दें, तो ये जो टर्म्स आएंगी ये भी जीपी में होंगी। देखो कैसे, आप देख लो, a³ है क्या, ये a³ इंटू r³ हो गया, ये a³ इंटू r⁻6 हो गया, ठीक है। यहां पे जो आपका सार्वनुपात जो था वो क्या था, r। यहां पे टर्म जो है a³, पहली पद क्या है a³, ये किससे गुणा हो रहा है, r³ से, फिर r³ से, इसका मतलब सार्वनुपात भी क्या हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी भी जीपी की कोई पावर करते हैं, ठीक है, तो वो जो आने वाली जीपी है वो भी क्या होती है आपकी, सॉरी आने वाली जो श्रेणी है वो भी क्या होती है, जीपी होती है, ठीक है। क्या चेंज हो जाता है, आर। अगर यहाँ पे सार्वनुपात आर है या कॉमन रेशियो आर है तो यहाँ पे उतनी पावर हो जाएगी, जैसे 3 पावर की तो r⁻3 हो जाएगी, है ना, अगर 5 की तो 5 हो जाएगी। यही डिवीजन में भी होगा, है ना। अगर आप इसको मान लीजिए कि आप इसकी पावर जो है वो नेगेटिव करते हैं, डिवीजन का मतलब नेगेटिव करते हैं, तो भी यही आएगा, है ना। अगर आप सीरीज को किसी संख्या से गुणा करते, किसी कांस्टेंट संख्या से, मान लो आपने इसको किसी से गुणा कर दिया k से, आपने इसको किसी संख्या k से गुणा कर दिया,
तो भी जो आने वाली सीरीज है वो भी क्या रहेगी, आपकी गुणोत्तर श्रेणी रहेगी। क्या चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आर भी नहीं चेंज हुआ। ये पहला पद है, पहला पद आर से गुणा हुआ, पहला पद आर स्क्वायर से गुणा हुआ, तो अभी भी क्या है, आर ही है, सार्वंतर अभी भी आर। तो किसी संख्या से गुणा कर दे, समान संख्या से सभी पदों को, या सभी पदों को समान संख्या से भाग कर दे, जैसे बट्टा के कर दो चीज सब में, या फिर समान पावर कर दो सभी पदों की, ठीक है, पॉजिटिव पावर करो तो नेगेटिव पावर करो। आपके पास में जो आने वाली सीरीज होगी वो भी हमेशा क्या रहेगी, जीपी ही रहेगी। ये जीपी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे समांतर श्रेणी में प्लस माइनस कर दें अगर समान संख्या से, या समान संख्या से अगर आप दो सीरीज को जोड़ दें, समान अलग अलग सार्वंतर वाली दो सीरीज को जोड़ दें, एपी को जोड़ दें, तो आने वाली एपी रहती है, जोड़ दे घटा दे जो भी करें। गुणा पे नहीं होता, गुणा भाग में चेंज हो जाती है ना। यहाँ पे क्या होता है, गुणा भाग में सेम रहती है, जोड़ने घटाने पे चेंज हो जाती है ना। जैसे आप अगर इसमें के जोड़ दे, मान लो ना, इसमें के जोड़ दे, तो के जोड़ने पे जो आएगी वो जीपी नहीं आएगी, घटाने पे आएगी वो भी जीपी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर और गुणा या भाग ये आप कर सकते हैं, वो जीपी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो अपनी अर्थमेटिक है उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। हमें लगता है कि भाई इसका यूज नहीं है गुणोत्तर श्रेणी का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अर्थमेटिक के कम से कम 25 से 30% क्वेश्चन जो होते हैं, 25 से 30% क्वेश्चन सारे के सारे गुणोत्तर श्रेणी पर ही होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, जैसे आप सीआई पढ़ते हैं ना, सीआई पढ़ते हैं तो सीआई में क्या करते हैं, जैसे 100 रुपया है, फिर उस पर 10% ब्याज लगा, 110 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 10% ब्याज लगा, 121 हो गया, ऐसे करते हैं आप, है ना, ठीक है। ये एक्चुअल में गुणोत्तर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी है। ये जो 100 है, 110 है, 121 है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे, देखिए ये 100 जो है ये 11/10 गुणा है, इसको 11/10 से गुणा करो ये आएगा, और इसको दोबारा 11/10 से गुणा करो ये आएगा। देखो ये गुणोत्तर श्रेणी पर ही आधारित क्वेश्चन है। आपने अनुपात देखे होंगे, अनुपात की ए का 20 से अनुपात 2:5 है, बी का सी से 5:7 है, सी का डी से 8:3 है। फिर आप इनको, आपसे पूछता है ए का डी से बताइए क्या होगा, है ना, या ए का ई से बताइए क्या होगा, ये भी गुणोत्तर श्रेणी ही है, ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। जैसे जैसे हम अर्थमेटिक में क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक में इसका कहाँ पे यूज है, ठीक है। और आप ऐसे देखेंगे कि भाई इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा है अर्थमेटिक में, है ना। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका इतना ज्यादा यूज होता है अर्थमेटिक के अंदर, वो हम आपको आगे जब अर्थमेटिक में क्वेश्चन करेंगे तो करवाऊंगा ना। यहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा जो अर्थमेटिक में नहीं पूछे जाते हैं। और इसका ऐसे नहीं कि एडवांस में यूज है, एडवांस में भी यूज है, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज है इसका, ठीक है। वहां भी हम करेंगे सीरीज ये गुणोत्तर श्रेणी या जीपी को, ठीक है। समांतर श्रेणी का तो खैर यूज है ही, आपको सबको पता लग जाता है, जहां भी समांतर श्रेणी का यूज है आपको पता लग जाता है क्वेश्चन में। गुणोत्तर श्रेणी का हमें जनरली पता नहीं लगता, ठीक है। ये आप मान के चलिए कि जितने भी अर्थमेटिक जो पार्ट है मैथमेटिक्स का, उसके जितने भी क्वेश्चन जिनमें परसेंट वृद्धि होती है, प्रतिशत वृद्धि होती है, या क्रमागत वृद्धि होती है, वो अनुपात में होती है, वो प्रतिशत में हो, वृद्धि हो या कमी हो, कुछ भी हो, ठीक है, वृद्धि या कमी कुछ भी हो, या फिर लाभ हानि में बात करें तो आपको बहुत सारे मूल्य दिए जाए, क्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य, उसके बाद में अंकित मूल्य, छूट दे दी, लाभ दे दिया, है ना। हर जगह पे इसका यूज है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है कि किस क्वेश्चन में कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। उसी को ही हमें सीखना होता है। अगर आपको ये पता लगना लग जाए कि ये क्वेश्चन जो है इसका बेसिक गुणोत्तर श्रेणी से आया है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन 2 लाइन में कर देंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप 2 लाइन में कर देंगे, ठीक है। तो जहां पे इसका यूज आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पे गुणोत्तर माध्य का यूज है, कहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का यूज हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को हमने गुणोत्तर श्रेणी का यूज करके सॉर्ट किया है, ठीक है। तो फिलहाल वो आगे की बातें वो आगे करेंगे। इसको मैं यहाँ पे, ये जो आपकी थ्योरी थी इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इतनी इसकी थ्योरी थी। अब हम इसके क्वेश्चन लेंगे और आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपना 2, 10, 50, 250, इस तरीके से एक सीरीज चल रही है। आपको इसका 7वां पद बताना है कि 7वां पद क्या आएगा। तो हमें पद पूछा है, यानी हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे पहला पद कितना है, 2, अच्छा r कितना है, तो 10/2, यानी दूसरा पद बट्टे पहला पद 5 हो गया।
और हमें 7वां पद पूछा है, मतलब n का मान 7। तो Tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस सॉरी a इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 हो गई, मतलब हमें T7 पूछा है। a कितना है 2, r कितना है 5, n-1 यानी 7 माइनस 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका T7 कितना आएगा 2 इंटू 5 की पावर 6। अब 5 की पावर 6 आपको नहीं पता, लेकिन 5 की पावर 4 5 जितना आपको पता वो लिख लो। 5 की पावर 4 होता है 625। तो 4 पावर तो अलग कर दी, 2 और बच गई, उसको हम 25 कर देते हैं। 25 गुणा 2 50 हो गया, और 50 को 625 से गुणा कर देंगे। 50 को 625 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 31,250। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें इस सीरीज के प्रथम 6 पदों का योग निकालना है, मतलब हमें S6 निकालना, सम निकालना है S6। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि Sn होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए R चेक कर लो कि R क्या आएगा। तो R आएगा 9/2 में हमें 3 का भाग देना है, तो R आ रहा है आपका 3/2। 3/2 तो 1 से तो बड़ा ही है, इसका मतलब ये हमें फॉर्मूला लगाना है a इंटू आर की पावर n-1/r-, ये वाला लगाना है। r बड़ा है तो r को पहले लिखो, 1 बड़ा है तो 1 को पहले लिखो, बताया था मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे हमें 6 पदों का निकालना है, तो n तो 6 हो ही गया, n का मान। a कितना है 3, फिर 3/2 की पावर कितनी हो गई 6, -1 और 3/2 -1, इस तरीके से बनेगा। तो S6 कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 यानी 243 गुणा 3 करेंगे तो 3 गुणा 3 9 12 729 आएगा। 729 और 2 की पावर 6 कितना होता है, तो 2 की पावर 6 64 हो गया, -1 बट्टे ये 1/2 बचा। ठीक है, 3/2 में से 1 घटाएंगे 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 गुणा 3, 2 ऊपर गुणा कर दिया, 729/64 -1 64 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 729 - 64 कितना होगा, तो 729 में से 64 घटा देते हैं, 29 तो 35 यानी 665। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 32 बार। तो यह आ जाएगा आपका 665 18 15 19 19, तो S6 आ जाएगा आपका 1995/32। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीपी का 5वां पद 32 और 12वां पद 4096 है, तो उसका 10वां पद कितना होगा। तो आपको 5वां पद दिया, देखिए 5वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर की पावर 4, 5 से 1 कम यानी 4 पावर लगा देंगे ना, और ये कितना दिया हुआ है 32। इसी तरीके से 12वां पद, 12वें का मतलब हो गया a इंटू आर की पावर 11, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 4096। अब इसमें क्या करना होता है, उसमें तो हम घटाते हैं, जब 2 पद दिए हैं तो घटा के a और d निकालते हैं, इसमें हम भाग लगा के r निकालते हैं पहले, है ना। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। तो अगर आप इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा a इंटू आर की पावर 11 डिवाइड बाई a इंटू आर की पावर 4, इधर मिलेगा 4096/32। ठीक है, तो a से a कैंसिल आउट होगा, r की 4 पावर कट जाएंगी, कितनी बचेगी 7। ठीक है, 7 पावर यहाँ पे बचेंगी, तो r की पावर 7, और जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो 128 आएगा, तो ये 128 आ गया। अब करना क्या है, 128 को ऐसे देखो कि ये किसकी पावर जो है 7 है,
ठीक है, क्योंकि इधर पावर 7 आ रही है ना, तो इधर भी इसको 7 पावर में लिखना है ताकि हम आधार की तुलना कर सकें। तो ये 2 की पावर 7 है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि r बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। r बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे 10वां पद पूछा है, मतलब T10 पूछा है। T10 क्या होता है, a इंटू r की पावर 9। चलिए मुझे r मिल गया तो मैं a भी निकाल सकता हूं। r की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए। तो जैसे मैं इक्वेशन 1 में कर लेता हूं, तो इक्वेशन 1 से मुझे मिलेगा a इंटू 2, r की जगह 2 रखा, तो यहां से a बराबर क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 का भाग देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू 2 मिल गई, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये 2 हो गया, r की वैल्यू भी क्या थी, 2 की पावर 9, यानी 2 की पावर कितनी होगी, 10। और 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024। तो 1024 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा तरीका हो गया सोल्व करने का, कि अगर आपको 2 पद दिए हों गुणोत्तर श्रेणी में, तो आप कोई भी और तीसरा पद कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि हम a निकाले ही ना। जैसे मैंने यहाँ से r निकाल लिया, r कितना आया, 2। अब मुझे पता है कि भाई मुझे a इंटू r की पावर 4 की वैल्यू तो पता है कितनी है, 32। अगर मुझे a इंटू r की पावर 9 बनाना है, तो मुझे इसमें और कितनी पावर चाहिए, 5 पावर और चाहिए। तो मैं दोनों तरफ 5 पावर गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो 32 गुणा 2 की पावर 5, ये क्या बन गया, ये T10 बन गया ना, और 2 की पावर 5 भी 32 ही होगा ना। ठीक है, तो 32 गुणा 32 यानी कितना आ जाएगा, 1024। तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, ए ना निकालना पड़े। ये देख लो कि मुझे यहाँ कितनी पावर और चाहिए, उतनी दोनों तरफ गुणा कर दूंगा, क्योंकि आर का मान तो आ ही गया अपने पास, और मैं डायरेक्ट ही निकाल लूंगा, वहां से ए की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है। चलिए, ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी जीपी के 5वें, 8वें और 11वें पद ABC हैं, तो इनमें से कौन सा सही है। वैसे तो आप देख के इसका आंसर दे सकते हैं। आपको कौन कौन सी टर्म दी हुई है, 5वां, 8वां और 11वां। अगर मैं T5 लिखूं तो T5 क्या होगा भाई, a इंटू आर की पावर 4 है। ठीक है, चलो मैं वहां पे a दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं इसको कैपिटल A बोल देता हूं ना। ये क्या होगा, a इंटू आर की पावर 7 होगा, ये a इंटू आर की पावर 10 होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो दिया हुआ आपको a, ये दिया है b, और ये दिया हुआ है c के बराबर, इस तरीके से दिया हुआ है। आप ध्यान से देखें तो a इंटू आर की पावर 4, अगर इस टर्म को इससे देखें तो ये किससे गुणा हो रहा है, आर क्यूब से। ये किससे गुणा हो रहा है, आर क्यूब से। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो संख्याएं हैं वो कौन सी श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में। ये तीनों भी जीपी में, और अगर 3 संख्याएं जीपी में होती हैं तो b स्क्वायर बराबर क्या मिलता है, यानी बीच वाली संख्या का स्क्वायर बाकी दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर मिलता है। ये भी किया था हमने पीछे। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, b स्क्वायर बराबर AC होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, AP या जीपी किसी में भी ले लो, अगर पदों की संख्या के बीच में अंतर बराबर मिलता है। जैसे देखो यहाँ कितना मिल रहा है, 3 का, 5 और 8 में 3 का अंतर है, और यहाँ भी कितने का। अब बराबर गैप वाले अगर आप पद लेते हैं तो वो पद भी किस में होते हैं, अगर AP है तो AP में ही रहेंगे वो भी, और GP है तो GP में रहेंगे। या ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज हम बहुत जगह करते हैं अर्थमेटिक में। जैसे एक सिंपल सा यूज तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम CI में इसका यूज करते हैं। जैसे हमें 5 वर्ष बाद का मिश्रधन दे दिया, 8 वर्ष का मिश्रधन दे दिया, फिर हमसे पूछा 11 वर्ष का मिश्रधन दो, तो हमें पता लग गया कि 3-3 साल का गैप है। इसका मतलब संख्याएं जीपी में, यानी मिश्रधन जो है वो जीपी में है, तो हम डायरेक्टली b स्क्वायर बराबर AC करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज अर्थमेटिक में काफी होता है, तो ये ध्यान रखना है। अगर गैप बराबर हो पदों के बीच में तो इसका मतलब वो पद क्या होंगे, जीपी में ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीपी दिया आपको 5, 10, 20, 40 है ना, डबल होती जा रही है तो 2 से गुणा हो रही है। तो मुझे पता लग गया आर का मान 2 है इसके लिए ना, आर की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो एक जीपी है जिसका सारों अनुपात 2 है, इसके पदों की वो न्यूनतम संख्या बताओ ताकि जीपी के पदों का जोड़ 10 की पावर 6 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो अगर हम इनका जोड़ करके देखें
मान लीजिए n पद ले लेते हैं हम, तो n पदों का जोड़ क्या होता है, n पदों का जोड़ a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 यही होगा। और ये लेस देन रहना चाहिए किससे, 10 की पावर 6 से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पदों की संख्या n ही है, तो मुझे n का मान ही चाहिए कि n का मान कितना होगा, है ना। तो a कितना है यहाँ पे 5, r कितना है 2, n मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, 5 का भाग देंगे इधर लाके, तो ये आ जाएगा 10। देखो इसमें से एक 10 अलग कर सकते हो आप, है ना, एक 10 अलग करके उसमें 5 का भाग दे दो, वो 2 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 5, ये ऐसे बन जाएगा। आप चाहे तो इसको सरल कर लो, ये 1 लाख हो गया, 2 लाख हो जाएगा ना। तो 2 की पावर n लेस देन ये 2 लाख हो जाएगा। तो एक के आगे अगर आप 5 जीरो लगाते हैं तो कितने बनते हैं, 1 लाख बनता है ना। 10,000 में 4 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो, 1 लाख को 2 से गुणा किया 2 लाख, और 1 को इधर लाके जोड़ देंगे तो 2,0,0,0,0,1 यानी 2 लाख 1 हो गया, है ना। ठीक है, ये आपके पास में बना। अब 2 की पावर ऐसी कितनी है जिसकी वैल्यू इससे छोटी रहे, तो आप करके देखेंगे तो 2 की पावर 18 जो होता है वो इससे छोटा होता है। 2 की पावर 18 जो है, सॉरी 17 जो है वो इससे छोटा होगा, 17 या 18 आप करके देख लेना एक बार, 17 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो n की जो वैल्यू है वो 17 हो जाएगी, या तो 17 है या 18 आप करके देख लेना इसको ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको कंपेयर करना है कि यहाँ 2 की पावर कितनी ले ताकि इससे छोटी रहे वैल्यू, है ना। ठीक है, तो शायद 17 है मेरे हिसाब से, आप देख लेना 18 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीपी के प्रथम 3 पदों के योगफल का प्रथम 6 पदों के योगफल से अनुपात ये है। तो जीपी का सारो, अब कुछ भी पूछ सकता है, सारो अनुपात, प्रथम पद या कोई और पद, है ना, कुछ भी पूछ सकता है वो तो। ठीक है, मान लीजिए हमने सारो अनुपात ले लिया एक बार कि सारो अनुपात पूछा है, दिया क्या उस पर ध्यान दीजिए, है ना। क्या दिया हुआ है, प्रथम 3 पदों का योगफल मतलब S3 दिया हुआ है, और प्रथम 6 पदों का मतलब S6। ऐसे नहीं बोला है नेक्स्ट 6 का, ऐसे नहीं बोला है, प्रथम 6 का ही बोला है, प्रथम 3 का ही बोला है। ठीक है, और ये अनुपात कितना दिया हुआ है, 125/152। अब मैं S3 का फॉर्मूला लगाता हूं, तो n की वैल्यू तो 3 हो ही गई ना। मान लेते हैं पहला पद a है, सारो अनुपात r है, तो r³ - 1। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पे n की वैल्यू 6 हो गई, बराबर 125/152। देखिए दोनों के लिए मैंने a और r लिखे हैं, सॉरी इसमें r-1 भी लिख देता हूं मैं, बट्टे में r-1 और इसके बट्टे में a इंटू r की पावर 6-1 बट्टे r-1। ठीक है, ऐसे होगा। दोनों के लिए a और r सेम है, क्योंकि जीपी 2 नहीं है, एक ही है, तो पहला पद तो सेम रहेगा और r भी सेम रहेगा। पदों की संख्या अलग है, तो एक जगह पावर 3 होगी, एक जगह 6 होगी। अब ये तो इससे कट ही जाएगा, ये तो दोनों के बट्टे में आ रहा है, a भी कट जाएगा, दोनों में गुणा में आ रहा है, तो बचा क्या, r³ - 1 बट्टे r की पावर 6-1 बराबर 125/152, ये बचा। अच्छा, ये जो r की पावर 6 है, इसमें क्यूब तो है मौजूद, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, 6 को मैं लिख देता हूं r³ का स्क्वायर और 1 को भी 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दें। ऐसा लिखने का कारण यह है कि a² - b² का फॉर्मूला बन जाए, है ना। a² - b² यानी a + b इंटू a - b, तो एक बार प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके लिख देंगे। 125/152, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, तो r³ + 1 बराबर इधर हो जाएगा 152/125। ठीक है, 1 को इधर लाके माइनस कर देते हैं, तो r³ बराबर क्या बचा, r³ बराबर 1 को उधर माइनस कर देंगे, है ना, तो 152 में से 125 तो 27/125। आपको पता है भाई 27 किसका क्यूब है, 3 का, और ये किसका है, 5 का, तो r कितना आ जाएगा, 3/5। और यही हमसे पूछा हुआ था सारो अनुपात, ये आपके पास r का मान। अब देखिए अगर आप a निकालना चाहें तो a भी निकाल सकते हैं,
यहाँ इक्वेशन में जाके एक आर की जगह वैल्यू पुट करके ए निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे S3 बराबर ये दिया है तो ये बराबर ये करके, ठीक है, और इसमें ए की वैल्यू निकाल के फिर कोई सा भी पद आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आर कुछ है तो आर तक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं जीपी में है, उनका योग 38 है और गुणनफल 1728 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखो तीन संख्याएं हैं, उनका योग और गुणा दिया, ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो हमें तीन संख्याएं माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि संख्याएं क्या हैं। देखो तीन संख्याएं माननी है तो मैंने बताया था अभी कैसे मानेंगे, m/k, m और m/k, यही मानेंगे। अब हमें इनका जोड़ भी दिया, इनका गुणा, देखो जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी जोड़ेंगे इनको तो ना तो m कटेगा ना k कटेगा, गुणा करने पे k कट जाएगा, तो मैं गुणा कर देता हूं पहले, ठीक है। तो मुझे क्या दिया है, m/k इंटू m इंटू m/k, इनका गुणा 1728 दिया, ठीक है। तो यहां देखो k से k कैंसिल आउट हुआ, m³ बराबर 1728। अब 1728 किसका क्यूब है, 12 का, तो इसका मतलब m कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अगर m की वैल्यू 12 आ गई तो अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि संख्याएं क्या बन गई, 12/k, 12 और 12k, यही बनी। अब मुझे एक चीज और दी, इनका योग, तो मैं इनको जोड़ लेता हूं, जोड़ के 38 के बराबर रख देता हूं, तो 12k + 12 और + 12k बराबर 38 होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं सबको k से गुणा कर देता हूं ताकि बट्टे में से k हट जाए, तो 12 + 12k + 12k² बराबर 38k, सबको k से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 12k² बना। फिर देखो 12k 38 के इधर आएंगे, 26 के हो गए, -k 26k और प्लस का 12 बराबर g। चलिए दो तो सब में से कॉमन आ रहा है, दो को कॉमन निकाल के इधर ले आते हैं, 0 हो जाएगा, तो दो कॉमन निकालते हैं तो 6k² -13k और +6 बराबर g। अब क्या करते हैं, 6 को गुणा करते हैं, 6 को इससे, कितना बना 36। 36 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनको जोड़ें तो क्या आ जाए आपका, -13 आ जाए, ठीक है। तो क्या करने हैं 36 के दो फैक्टर, तो 36 के दो फैक्टर होंगे 9 और 4, दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे ताकि गुणा करें तो +36 आए और जोड़ें तो -13 आए, तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। अब यहां से k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, k की वैल्यू, इनका साइन चेंज कर दो पहले, तो 9 और 4 दोनों माइनस के हैं तो दोनों को प्लस कर देंगे। उसके बाद ध्यान रखना ये जो k² का गुणांक होता है इसका भाग देना होता है ना, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके गुणांक का भाग दे देते हैं, ये हम द्विघात समीकरण में आपको बता दूंगा। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो आ रही है 3/2 और एक आ रही है 2/3, दोनों ही पॉसिबल है, 3/2 भी हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो या तो ये सबसे बड़ी होगी या ये सबसे बड़ी होगी, है ना, क्योंकि सीरीज उल्टी सीधी कैसे भी हो सकती है ना, बढ़ते क्रम में होगी तो ये बड़ी होगी, घटते में होगी तो ये बड़ी होगी, है ना, फिर घटेगी तो ये छोटी हो जाएगी ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू रख के देखेंगे, एक तो ये संख्या बनाएंगे, एक ये बनाएंगे, दोनों से सेम ही बन के आएगी। आप निकाल के देख लो, तो देखो अगर मैं इस संख्या को चेक करूं तो m कितना आया था 12, और 12 के बट्टे में 3/2 करूं मैं तो क्या आएगा 8 आएगा, और 12 के बट्टे में 2/3 करूं तो कितना आएगा, तो यह आएगा 18। अब ऐसे यहाँ पे भी 8 और 18 ही आएगा, m और k रखेंगे तो 8 बड़ा है या 18 बड़ा, 18 बड़ा है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 18 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब 18 सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। देखो क्या होगा, जब ये 18 होगा तो ये 8 होगा फिर, है ना, और अगर ये 18 होगा तो फिर ये 8 होगा, इस तरीके से दोनों में से एक 8 होगा एक 18 होगा, ठीक है। तो आपको आंसर बड़ा देना है तो 18 इसका आंसर होगा। तीनों भी पूछ सकता है, तो ये 8 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, या ये 18 ये 12 ये 8 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीपी का तीसरा पद 5 है तो इसके प्रथम 5 पदों का योग बताइए कितना होगा, ठीक है। तो देखिए आप जीपी के 5 पद मान लीजिए, ये जीपी है, आप चाहे तो वैसे भी मान सकते हैं जैसे अभी हमने पीछे बताया था, और आप चाहे तो ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है।
ये मान लीजिए 5 पद है, ये पद आपको दिया हुआ है ना तीसरा, तो AR² आपको दिया हुआ है कितना है 4, और आपको इन सारे पदों का जोड़ बताना है। तो इनको अगर मैं सबको जोड़ूं तो कितना आएगा, देखो 5 पदों का जोड़, ठीक है, प्रथम 5 पदों का जोड़ नहीं है, गुणनफल, सॉरी, गुणनफल पूछा आपसे। तो अगर आप इनको गुणा करेंगे पांचों पदों को, तो इनका गुणा क्या आएगा, देखो a की पावर कितनी आएगी 5, है ना, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 5 बार हो गया। r की पावर कितनी आएगी, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 आएगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू R² की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो a इंटू R² की पावर 5, तो AR² की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 रख दें तो 4 की पावर कितनी 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप देख के ही दे सकते हैं, जब हम जीएम पढ़ लेंगे गुणोत्तर माध्य, तो उसमें क्या होता है कि भाई 5 पद हैं तो बीच वाला पद क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, और गुणोत्तर माध्य की उतनी पावर कर दो जितने पदों का आपसे पूछा है, ठीक है। तो 5 पदों का पूछा है तो 5 पावर कर दो, 10 का पूछा है तो 10 पावर कर दो, है ना। 10 होगा तो फिर गुणोत्तर माध्य अलग हो जाएगा, वो ध्यान रखना है। 5 पदों के लिए गुणोत्तर माध्य ये है, इसकी पावर 5 कर दो तो आपका आंसर आ जाता है। ये जब हम जीएम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आप बेसिक से ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीपी के प्रथम 3 पदों का योग 21 है और उनके वर्गों का योग 189 है, तो जीपी का सारो अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि जीपी के 3 पद जो है वो क्या है, ए है, AR है और AR², ये 3 पद है। तो इनका जोड़ हमें दिया हुआ है A प्लस AR प्लस AR², कितना दिया हुआ है, प्रथम 3 पदों का योग 21। यहां से मैं A कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस R प्लस R² बराबर कितना हो गया 21। एक इक्वेशन मिल गई। दूसरा मुझे उनके वर्गों का योग, तो मैं इनका स्क्वायर करके जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो A का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो A² R² और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो A² R की पावर 4। ये कितना दिया हुआ मुझे, ये दिया हुआ है 189। यहां से मैं A² कॉमन निकाल देता हूं तो ये बना आपका 1 प्लस R² प्लस R की पावर 4 बराबर 189। क्वेश्चन नंबर 2, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं एक बार, ताकि इसमें भी क्या है, देखिए इसमें A बन रहा है, इसमें A² है, तो मैं इसको A² कर देता हूं। A² 1 प्लस R² का भी स्क्वायर हो जाएगा और 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441। ये इक्वेशन नंबर 3, हमने इसका स्क्वायर किया, इसलिए किया था कि ये A² था यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में, इसका इसमें भाग देंगे तो A² कट जाए, है ना। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 से डिवाइड किया। अब डिवाइड किया तो देखो क्या होगा, ये A² इस A² से कट जाएगा, ये बट्टे ये आ जाएगा ना, तो 1 प्लस R² का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस R² प्लस R की पावर 4, और इधर आएगा 441 बट्टे 189। अब यहां पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो होता है इसके 2 फैक्टर हमें डायरेक्ट याद रखने होते हैं। ये जो आपके पास वैल्यू होती है ना, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। अगर आपके पास A² प्लस A प्लस 1 इंटू A² माइनस A प्लस 1, ठीक है, इन दोनों को जब आप गुणा करते हैं तो आपको A² A की पावर 4 प्लस A² प्लस 1 मिलता है। ये कुछ ऐसी टर्म आ रही है, हम अलजेब्रा में करेंगे ना, जब फैक्टर पढ़ेंगे अलजेब्रा में तो वहां पे हम करेंगे कि इसके 2 फैक्टर जो है वो ये होते हैं, ठीक है। आप इनको गुणा करके देख लेना, ये आ जाएगा ना। तो इसको मैं इन 2 फैक्टर में तोड़ दूंगा ना, तो ये क्या बनेगा, देखो नीचे वाला पार्ट अगर मैं 2 फैक्टर में ब्रेक कर दूं तो ये बनेगा 1 प्लस R² और ये बनेगा 1 माइनस R प्लस R²। ऐसे 2 फैक्टर कर दिए, 441 बट्टे 189।
अच्छा, दो पावर है इस फैक्टर के ऊपर, तो एक फैक्टर जो ये है ये यहां से कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो ये ऊपर एक ये बचा, एक ये बचा, और इधर ये बचेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। अपने पास बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, और इधर बचेगा 441/189। इसको हम इससे काट सकते हैं, तो हम इसको इससे काटें तो देखो ये दोनों कट रहे हैं आपके 21 से ना, 21 गुणा 9 और 21 गुणा 21। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 गुणा 7, 3 गुणा 3, 7/3 बचा। इस 3 को इधर गुणा कर दें तो 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर, और 7 को इसको इधर 7 से गुणा कर दें तो 7 माइनस 7r प्लस 7r स्क्वायर। ठीक है, इनको इधर ला के माइनस कर दे। 7r स्क्वायर में से 3r स्क्वायर घटेगा 4r स्क्वायर, माइनस 7r, ये भी इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 10r, और ये 3 इधर आ जाएगा, 7 में से घटेगा प्लस का 4। अभी भी 2 और कॉमन आ सकता है, तो 2 का भाग और दे दो या 2 कॉमन निकाल दो, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। 2 इंटू 2 4, और 4 के 2 फैक्टर जिनका जोड़ 5 आ जाए तो -4 और -1। r की वैल्यू निकालेंगे, निशान बदल देंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, और बट्टा 2, ये जो 2 आ रहा है ना इसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो 2 होगा या क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, तो इसके लिए r की वैल्यू 2 या 1/2 इनमें से कोई भी एक हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, जब आप इतना कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना, इसको काट के आगे सरल कर लेंगे, आप इतना कर लेते हैं या पीछे वाली स्टेप मान लो, पीछे वाली स्टेप तक आप कर लेते हैं, तो आपको पूछा तो r की वैल्यू है ना क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में जो दी हुई होगी वो r की वैल्यू होंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख के फर्स्ट और सेकंड, और उसमें r की वैल्यू पुट करो ऑप्शन से, ऑप्शन से r की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे 1 और 2 को, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप पूरा करना चाहें तो ऐसे करेंगे, और अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो ऑप्शन से जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी जीपी के पहले और तीसरे पद का योग 15 है और 5वें और 7वें पदों का योग 240 है, तो जीपी का 9वां पद क्या होगा। देखो क्या क्या दिया है, पहले और तीसरे पद का जोड़ 15 दिया हुआ है, यानी a और ar स्क्वायर का जोड़ कितना है 15। दूसरा हमें क्या दिया है, दूसरा हमें दिया हुआ है 5वें और 7वें, तो दूसरी चीज जो हमें दी है वो है 5 t5 प्लस t7, ये 240 दिया हुआ है। अगर यहां से हम लिखें तो ये हो जाएगा a r की पावर 4 और ये हो जाएगा a r की पावर 6, ये 240। ठीक है, चलिए मैं यहां से a कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा, ये इक्वेशन नंबर 1। और यहां से a इंटू आर की पावर 4 कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 240, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में 1 का या 1 में 2 का भाग दे दो, है ना, तो इक्वेशन 2/1 कर देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, a इंटू आर की पावर 4 और 1 प्लस आर स्क्वायर, और बट्टे में भी a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, इधर क्या बनेगा 240/15। यहां से a कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो r की पावर 4 क्या बनेगा, r की पावर 4 15 का भाग देंगे इसके अंदर तो 16 आएगा। हमें पता है भाई 16 कितने की पावर 4 होती है, 2 की, तो r की वैल्यू 2 आ गई। और r की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे मैं यहां रख देता हूं, ठीक है, तो a इंटू 1 प्लस आर की जगह 2 रख दिया, ये 15 हो गया, तो ये 4 1 5 हो गया, 5 का भाग देंगे तो a कितना आ जाएगा 3। a की वैल्यू हमने एक इक्वेशन से और निकाली। अब हमें a भी मिल गया, r भी मिल गया, पूछा क्या है, हमें पूछा है t9, मतलब मुझे बताना है a इंटू आर की पावर 8, ये मुझे बताना है। तो a कितना है 3
और ये है 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 256 होता है, तो 3 गुणा 256, तो ये हो जाएगा 18, 16 और 7। ये 768 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये दिख जाएगा कि a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है, डिवाइड कर दो, r की पावर 4 से r की वैल्यू आ जाएगी। वो इक्वेशन किसी में एक में या टू में, दो में रख के a की वैल्यू निकालो और फिर जो भी आपको टर्म चाहिए वो निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीपी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद जो है वो ABC है। तो आपको ये दो जो वैल्यू पूछी है इनका आंसर आपको बताना है कितना आएगा। देखो ऑप्शन से करना चाहें तो आप क्वेश्चन ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से आप करेंगे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मेथड से मैं बता देता हूँ, मेथड से भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं होगा, उससे भी आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से आप कर लेना, कोई भी जीपी मान लेना, ठीक है। 1 2 3 3 पद मान लेना, पहला पद P, दूसरा Q, तीसरा R, है ना। तो वो ABC आप मान के कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। हमें ये वैल्यू बतानी है कितनी होगी। एक तो मुझे दिया है पीवा पद, इसका मतलब मुझे TP दिया हुआ है, और TP को मैं लिख सकता हूं A इंटू आर की पावर P माइनस में। चूंकि यहाँ पे A पहले से ही दिया है, मैं इसको कैपिटल A मान लूंगा, ठीक है, कैपिटल A मान लेते हैं। फिर मुझे दिया है TQ, वो मैं मान लेता हूं R की पावर Q माइनस 1, A इंटू आर की पावर Q माइनस 1। और फिर मुझे दिया है आरवा पद, तो TR, ये मैं मान लेता हूं। चलिए मैं R भी चेंज कर देता हूं क्योंकि R भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन ना रहे, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ से जो R है उसको मैंने कैपिटल मान लिया, तो आरवा पद है A इंटू आर की पावर R माइनस 1, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये जो वैल्यू है इसको हमें सोल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर बस वैल्यू रख रहा हूं, किसकी, Q माइनस R, ठीक है। ABC, सॉरी, ये हमें A दिया है, ये हमें B दिया है, ये C दिया है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में A की जगह ये वैल्यू रखूंगा, B की जगह ये, C की जगह ये। तो ये वैल्यू पुट करें तो ये हो गया A इंटू आर की पावर, देखो P माइनस 1 है, और ये A था ना, A की जगह ये वैल्यू रख दी, और उसकी पावर कितनी है, Q माइनस 1, इस तरीके से। ऐसे B की जगह क्या लिख देंगे, A इंटू आर की पावर Q माइनस 1 और उसकी पावर R माइनस P। ऐसे C की जगह क्या लिख देंगे, A इंटू आर की पावर R माइनस 1 और उसकी पावर P माइनस Q, इस तरीके से कर देंगे। अब A की पावर, देखो गुणा ही तो है ना, तो पावर जुड़ जाएंगी, तो A की पावर यहाँ कितनी है, तो देखो A की पावर 1 पे तो है Q माइनस R, यहाँ A पे कितनी पावर है, तो R माइनस P, और यहाँ पे A पे कितनी पावर है, तो P माइनस P, तीनों पावर जुड़ जाएंगी, है ना। A पे ये 3 पावर थी। R की बात करें, कैपिटल R की, तो उस पे क्या क्या पावर है, P माइनस 1 और Q माइनस R दोनों ही है, तो P माइनस 1 इंटू Q माइनस R, ये दोनों पावर यहाँ है। फिर ये दोनों गुणा होंगे, प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P, प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। और यहां से अगर आप देखिए तो Q, R और P कैंसिल आउट हो गए, A की पावर 0 बची। आप जब इनको गुणा करते हैं ना, ये हमेशा ध्यान रखें, इस तरह की जो टर्म होती है कि P, Q, R तीनों में से -1 हो रहा है, और यहाँ पे गुणा में P के Q माइनस R है, Q के R माइनस P है, R के P माइनस Q। इनको जब आप गुणा करेंगे तो सारी टर्म एक दूसरे से कट जाएंगी, और यहाँ भी जो पावर बचेगी वो 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है, ये लॉग में है, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी आपको थोड़ी तो आती होंगी कि अगर लॉग से पहले गुणा में कोई संख्या है तो वो पावर में आ जाती है ना ऊपर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग A की पावर Q माइनस R लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log B की पावर R माइनस P। फिर इसको लिख सकते हैं log C की पावर P माइनस Q, लिख सकते हैं। अच्छा, 3 log प्लस हो रहे हैं,
ठीक है, तो अगर प्लस में अलग अलग हैं लोग तो उनको एक लोग में ला सकते हैं गुणा करके, है ना। ये हमने पढ़ा है कि log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n, या आपने पढ़ा होगा log m इंटू n होता है। ठीक है, तो दो अलग अलग लोग अगर जुड़ रहे हैं तो उनको एक साथ गुणा करके एक लोग में लिख सकते हैं। तो इनको मैं गुणा करके एक ही लोग में लिख देता हूं ना, तो ये हो जाएगा a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू आर माइनस पी एंड c इंटू पी माइनस। और ये जो संख्या इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या आई थी भाई, इसकी वैल्यू 1, तो ये हो गया आपका log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 0। इसलिए हमें एक सीरीज दी है और हमें पूछा है कि इसके अनंत पदों तक का योग कितना होगा। ठीक है, अनंत पदों तक का पूछा है तो ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी होनी चाहिए। पहले तो ये देखो ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या, तो ये देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 से, फिर ये 3 से, ये 4 से, फिर ये 3 से, ये 4 से, तो 3/4 3/4। लेकिन 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस है, इसका मतलब -3/4। आप भाग दे के भी देख सकते हैं, इसमें इसका भाग देंगे तो r जो आएगा वो आपका आएगा -3/4। अब हमें पता है भाई अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का, सभी पदों का योग जो है वो क्या होता है, a/1 - r, a/1 - r। तो s इनफाइनाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे, a कितना है भाई 1/4, और 1 - r, r कितना है यहाँ पे, तो r है आपका -3/4, r है आपका -3/4। तो s इनफाइनाइट हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये 1 + 3/4 हो गया। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ भी आ रहा है, ये कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1/7। तो 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना काफी है। ठीक है, अगले वीडियो में एक बार फिर से हम जीपी के कुछ और अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, अभी हमने बेसिक क्वेश्चन किए हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।